ये आज का टॉपिक रहेगा। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि एनक्लेक्स आरएन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं इसी टॉपिक की वजह से, तो सोचा कि आज ये टॉपिक जो है वो आपको करवा देते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल फॉर नर्सेज, अ फ्री लर्निंग इनिशिएटिव बाय एनएनसी फॉर एनक्लेक्स आरएन। तो जितनी भी नर्सेज एनक्लेक्स आरएन, रेक्स पीएन, अच्छा वो तो ठीक है, डीएचए, एमओएच, सीबीटी या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज लेके आई हूँ, हम लोग डीएचए का कोर्स शुरू कर रहे हैं, डीएचए, एमओएच, ठीक है। तो अगर किसी ने भी दुबई जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है या अरब कंट्रीज़ में आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो किसको कॉन्टैक्ट करना है? नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को आज ही कॉन्टैक्ट करिए, बहुत अच्छी असिस्टेंस आपको मिलेगी एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक इन योर फर्स्ट गो, ओके। तो यू विल बी एबल टू टेक योर लाइसेंस नाउ इन दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान विद द हेल्प ऑफ एनएनसी, ओके। तो कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेड इजी बाय नवकिरण कौर, अ लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे भी अभी हम लाइव चल रहे हैं, ओके। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग लाइव हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यूट्यूब पे आ जाओ फॉर द बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड फॉर द बेटर साउंड क्वालिटी, ओके। हाँ जी, तो बेसिकली इफ यू वांट टू join the best classes, contact NNC today. We are running a big discount, so we are offering the classes in 1499 Canadian dollars for 4 months, okay. तो इसमें लाइव वीडियो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, इसमें एनएनसी ऐप का एक्सेस है, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, you will get a lots of mock tests, you will get a lot of study material both long and short form में, and you will get the recorded classes access every day, okay। और live lecture तो मेरे साथ होता ही होता है आपका। तो these are the best classes, क्योंकि हमें पता है हम बेस्ट हैं। Congratulations to इरम बानो from पाकिस्तान for cracking NCLEX RN। आज हमारी एक कैंडिडेट ने NCLEX RN क्रैक किया है at 85 क्वेश्चंस in her first attempt, and guess what, उनका डिप्लोमा पता कब कंप्लीट हुआ था? 1998। 26 इयर्स के स्टडी गैप के बाद एक डिप्लोमा स्टूडेंट फर्स्ट गो में 85 क्वेश्चंस पे एनक्लेक्स आरएन क्रैक करता है, एंड दिस इज रियली अ बिग डील। इफ इरम बानो कैन डू इट, इरम बानो फ्रॉम पाकिस्तान कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो ज्वाइन द बेस्ट क्लासेस, कॉल एनएनसी, और नंबर विल बी फ्लैशिंग थ्रू आउट द लाइव ऑन यूट्यूब। हाँ जी, ये हैं हमारे रिसेंट विनर्स जो हमारे ऑफिस में कल आए थे जी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद इन्फेक्शन कंट्रोल, या इन्फेक्शन कंट्रोल किस तरह से आपको एग्जाम में आता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो लेट अस बिगिन विद द क्लास, ओके। तो सबसे पहली चीज, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल में एक्चुअली कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि पैथोजन, उनके स्प्रेड को रोकने के लिए जो भी मेजर्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल बोलते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले इन्फेक्शन क्या होता है? इन का मतलब होता है इनसाइड, फैक्टा का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में जाता है। इन्फेक्शन का मतलब होता है द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, okay, in the blood, not over the surface of the body. तो infection means the entry and development of disease causing organism aka pathogens in the blood, और contamination का मतलब होता है presence of disease causing organisms over the surface of the body. They could also be present on the fomites, on the articles that we use. They can be present everywhere but not in the blood. तो इन्फेक्शन पर्टिकुलरली तब होता है जब ब्लड में जाएंगे, जबकि कंटामिनेशन तब होता है व्हेन दे आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओके। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? हाँ जी, तो हम सीखेंगे कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स कैसे अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए हमारे दो गोल होते हैं हमेशा क्लिनिकल्स में, हमें अपने आप को तो पेशेंट मतलब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना ही करना होता है, हमें पेशेंट को भी इन्फेक्शन से बचाना होता है, ठीक है। तो हमारे दो गोल रहते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेफ प्रैक्टिसेस हम लोग कैसे डेली केयर में यूज कर सकते हैं, वी विल रीड अबाउट इट। तो इसीलिए जो इन्फेक्शन कंट्रोल एज अ होल टॉपिक है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये ऐसा टॉपिक है कि आपको नानी याद आ जाती है पेपर में। तो आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यू विल बिकम जीनियस। ये 25-30 मिनट्स मेरे को दे दो, आई विल मेक यू एन एक्सपर्ट और प्रो इन इन्फेक्शन कंट्रोल, ओके। चलिए
तो हमारे पास बड़े तरह के पैथोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज करेगा, तो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, माइकोप्लाज्मास भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो एक स्टेराइल फ्लूइड है। अगर इनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म घुसता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भेद के हमारे ब्लड में एंटर होता है, तो वहां पे जाके ये डिवाइड करना शुरू करते हैं। दे प्रिपेयर द लीथल डोज एंड देन दे आर एबल टू डैमेज अवर बॉडी सिस्टम्स एंड हेंस वी कॉल देम एज पैथोजेंस। तो जब भी आप क्लिनिकल्स में कोई भी इन्फेक्शियस डिसीजेस देखोगे तो इनमें से ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कल्प्रिट होगा। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका बहुत सारे रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। एक्चुअली देयर आर टू रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, वन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है वो डिसीज कॉजिंग एजेंट से होस्ट तक, मतलब बिल्कुल कह लो कि डायरेक्टली जाती है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, जैसे कि हम लोग कई सारी ऐसी डिसीजेज होती हैं, फॉर एग्जांपल स्केबिस, जिसमें कि हम लोग कांटेक्ट प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर स्केबिस वाले पर्सन्स को आपने बिना ग्लव्स के टच कर लिया तो वो स्केबिस आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो कई ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पर्सन के साथ स्प्रेड होती हैं एंड स्केबिस इज वन ऑफ देम, सो दिस कम्स अंडर द डायरेक्ट कांटेक्ट। उसके बाद है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि कांटेक्ट विद द कंटामिनेटेड सर्फेसेस। अब कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स करते हो जिनमें पेशेंट की सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, है ना। लेट अस सपोज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पेशेंट की कोई इन्फेक्टेड सिक्रीशंस प्रोड्यूस थी, आपने उसको टच कर लिया विदाउट ग्लव्स, है ना, या आपका किसी तरह से भी उन फॉर्माइट्स के साथ आप टच में आते हो तो वो कंटेमिनेटेड था, यू गेट द इन्फेक्शन। उसके बाद है हमारे पास एयरबॉर्न। एयरबॉर्न जो होते हैं इसमें पैथोजन जो होते हैं वो थ्रू एयर फैलते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज आती है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है इसका एयरबॉर्न स्प्रेड होता है। जो एयरबॉर्न स्प्रेड से होती है ना डिसीजेस, ये बहुत ही खतरनाक होती है, इनका स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए इस केस में हम पेशेंट को आइसोलेशन में रखते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली मतलब आइसोलेशन होती है, जिसमें कि नो पर्सन इज अलाउड इनसाइड द रूम विदाउट N95, ओके। उसके बाद हमारे पास होता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होती हैं इसमें जो पैथोजन होते हैं वो वाया ड्रॉपलेट्स इधर उधर फैलते हैं। अब ड्रॉपलेट्स पेशेंट कैसे जनरेट करेगा? When I am talking, I am generating the droplets. The few droplets are of bigger size जो पास में सेटल हो जाएंगे, लेकिन कुछ droplets होते हैं वो smaller size के होते हैं और वो थोड़ी दूरी तक जो है वो travel कर सकते हैं। Hence they can give infection to the person to whom I am talking to. तो जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होती हैं उसमें हम लोग सिंपल सर्जिकल मास्क पहनते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट्स का साइज, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो वो सर्जिकल मास्क को नहीं भेद पाते हैं, मतलब उसमें से निकल के नहीं जा सकते आपके अंदर। तो सर्जिकल फेस मास्क जो है वो चलता है इन द केस ऑफ ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न जो होता है वो इनडायरेक्ट में आता है, इसमें वाया इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स के थ्रू डिसीज फैलती है, जैसे कि रेबीज है, ठीक है, तो वो एनिमल बाइट के थ्रू फैलती है, या मॉस्किटो बाइट के थ्रू मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है। सिमिलरली डेंगू जो है वो ऐसे ही स्प्रेड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बॉर्न, ओके। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड जी। तो अभी काफी लोगों को ना दो चीजों के बीच में बड़ा प्रॉब्लम होता है हमेशा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो प्रिकॉशंस होते हैं जो हम लोगों ने हर एक प्रोसीजर से पहले लेने ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि ये प्रोसीजर करना है तो इसमें ये प्रिकॉशंस नहीं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो होंगी जो ऑलवेज यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन द हॉस्पिटल। Doesn't matter you are working on what kind of patient, that patient could infect you or not infect you, but still you take these kind of precautions. So these are called as standard precautions. तो standard precautions में सबसे पहले हमारे पास आती है hand hygiene. You have to wash your hands before touching the patient, after doing the procedure, है ना, going from one patient to another patient. तो बेसिकली जो हैंड हाइजीन है ना वो हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं विद द सोप एंड वाटर, और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से भी हम हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो करते हैं।
तो हैंड हाइजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। ये हमेशा एक बात याद रखना, एक ट्रिक बताती हूँ एनक्लेक्स आरएन या किसी भी टेस्ट का, अगर तुम्हारे पेपर में इन्फेक्शन कंट्रोल पे कोई भी क्वेश्चन आता है प्रिवेंशन के ऊपर और नीचे लिखा होता है हैंड हाइजीन, उसको छोड़ के आप कुछ भी और टिक नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस दैट्स अ साटा क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब ये है कि हैंड हाइजीन विल ऑलवेज बी द राइट आंसर, हैंड हाइजीन से ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ध्यान से। हाँ, दूसरी जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो आपको हर एक पेशेंट के साथ लेनी है, हर एक प्रोसीजर के साथ लेनी है, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब देखिए जो ग्लव्स हैं, गाउन, मास्क, फेस शील्ड्स, इनके कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई ना कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप हमेशा पहनते हो। चाहे आपने कॉन्टैक्ट लेनी है तो आप ग्लव्स पहनोगे, अगर आपने ड्रॉपलेट लेनी है तो आप सिंपल फेस मास्क पहनोगे, अगर आपको एयरबॉर्न लेना है तो आप N95 पहनोगे, है ना? तो वो मेरा कहने का मतलब है कि मास्क के अंडर आ जाते हैं, ठीक है? मुझे पता है कि एयरबॉर्न पर्टिकुलर हो जाती है N95। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इनमें से कोई ना कोई इक्विपमेंट आप हर टाइम जो है वो पहनते ही हो, ठीक है? और स्पिलेजेस के केस में हम लोग गाउन्स पहनते हैं कि अगर स्पिलेज हो सकती है ब्लड की या बॉडी फ्लूइड की, तो ये भी एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है कि इफ यू आर काइंड ऑफ डीलिंग विद द पेशेंट तो किसी ना किसी टाइप का जो पीपीई होता है वो आप पहनते ही हो। देन कफ एटिकेट। कफ एटिकेट का मतलब होता है हम लोग अपने माउथ को कवर करते हैं यूं, अगर हमें कफ हो रहा है तो वी हैव टू कवर आवर माउथ लाइक दिस। फिर डजंट मैटर कि आप किस पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है। अगर आप अपने स्टाफ के साथ भी बात कर रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट पेशेंट्स, if you want to cough you should cover your mouth and that is a standard precaution that everybody should take। उसके बाद हमारे पास है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, ये हम हर टाइम ही यूज करते हैं। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस कम्स अंडर द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। सो डजंट मैटर आपका जो पेशेंट है वो किस डिसीज से सफर कर रहा है, किस डिसीज से सफर नहीं कर रहा, आप किस तरह से उस चीज को लेते हो कि ये पेशेंट मुझे कॉन्टेमिनेट इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं, डजंट मैटर। जिस भी पेशेंट को आप इंजेक्शन दे रहे हो आपको हमेशा सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस जो हैं वो लेनी होती हैं। यूज सिंगल यूज नीडल्स एंड सिरिंजेस, यू कैन नॉट यूज अ सिरिंज ट्वाइस, ओके? तो आपको एक बार यूज करके उसको डिस्कार्ड करना ही होता है। देन शार्प्स डिस्पोजल, यूज पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स। तो ये सारी हमारे पास जो होती हैं वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम लोग हमेशा अपने क्लिनिकल्स में यूज करते हैं। मैं फिर से इंस्टाग्राम पे जो भी लोग आके लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, शायद आपको विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि फोन थोड़ी दूरी पे है, तो आप ऐसा करिए प्लीज प्लीज हमें यूट्यूब पे ज्वाइन करिए, वहां पे लाइव जो है वो बेटर जा रहा है, ओके? और मैं स्टाफ को भी बोलूंगी कि साथ ही साथ मैसेज लीव करते जाएं। नेक्स्ट, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की। ये जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होती है ना, ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलती है, तो इसमें ज्यादातर वो स्किन बैरियर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास जो इन्फेक्शंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, जैसे कि MRSA, क्लस्ट्रीडियम डिफिशियल, एंड इसमें हम लोग जो है वो गाउन्स और ग्लव्स जो है वो यूज करते हैं। एक और इसकी एग्जांपल फिर से दे देती हूँ मैं, स्केबिस, ठीक है? तो इसमें हम लोग जो है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यूज करेंगे, ग्लव्स यूज करेंगे, गाउन्स यूज करेंगे, क्योंकि कई ऐसी डिसीजेस होती हैं जिसमें स्पिलेज के चांसेस हैं, पस निकल रही है वूंड में से, वो भी आपको इन्फेक्ट कर सकती है। तो इन सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाउन्स और ग्लव्स यूज करते हैं व्हेनेवर वी हैव टू यूज द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। फिर उसके बाद हमारे पास आती है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होती हैं ये पर्टिकुलरली उन डिसीजेस में लेते हैं जिसमें ड्रॉपलेट जनरेट होते हैं, इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस एक्सेट्रा, और इसमें सिंपल सर्जिकल फेस मास्क यूज करते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके? उसके बाद है हमारे पास एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू ये इन्फेक्शंस फैलती हैं, तो सिंपल फेस मास्क इनको नहीं रोक पाएगा इन पार्टिकल्स को, दे विल जस्ट गो थ्रू द सर्जिकल मास्क एंड दे विल काइंड ऑफ इन्फेक्ट यू। तो इनको रोकने के लिए, एयरबॉर्न स्प्रेड को रोकने के लिए हम लोग N95 मास्क यूज करते हैं एंड नेगेटिव प्रेशर रूम में पेशेंट को रखते हैं, जिसकी एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, हॉस्पिटल के अंदर की तरफ नहीं जाएगी।
तो नेगेटिव प्रेशर रूम में हम पेशेंट को मेंटेन करके रखते हैं इस केस में, और N95 मास्क पहन के ही पेशेंट के रूम में जाएंगे। तो ये रही आपकी एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाती हूँ जी। तो ये है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन का निमोनिक। मैं चाहती हूं कि आप अपनी नोटबुक में इस निमोनिक को नोट कर लीजिए। आपने अपने एग्जाम के टाइम पे एक निमोनिक याद रखना है विच इज कॉल्ड एज स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में स्पाइडरमैन यूज करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी डिसीजेस होती हैं जिसमें आपने ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एस से आता है सेप्सिस, स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। इन सारे केसेस में आप ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेते हो। पी से पार्बोवायरस, पर्ट्यूसिस निमोनिया, आई से इन्फ्लुएंजा, H1N1 इन्फ्लुएंजा इसमें इंक्लूडेड है, डी से डिप्थेरिया, ई से एपिग्लोटाइटिस, आर से रूबेला, एम से मेनिंजाइटिस, मम्स, माइकोप्लाज्मल निमोनिया एंड एन से एडिनोवायरस। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ डिसीज कंडीशंस होती हैं जिसको कि आप याद रखोगे इन द फॉर्म ऑफ स्पाइडरमैन। एक अच्छी बात बताऊं, NNC ऐप डाउनलोड कर लो, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे ही आज का लाइव कंप्लीट होगा मैं फ्री स्टडी मटेरियल में इस स्लाइड को अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, और उस स्लाइड को, इस स्टडी मटेरियल को आप तभी एक्सेस कर पाओगे अगर आप नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करोगे। और एक और गुड न्यूज़, क्या हम लोग DHA MOH भी शुरू कर रहे हैं। तो अब से किसी ने भी दुबई में, ओमान में, सऊदी में लाइसेंस लेना है तो किसको कांटेक्ट करेंगे? नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को कांटेक्ट करेंगे। एनक्लेक्स RN के लिए, रेक्स PN के लिए नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो स्पाइडरमैन इज अ न्यूमोनिक जो कि आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के लिए यूज करना चाहिए। और अगर नोट नहीं हुआ ना, टेंशन मत लो, मैं पूरी की पूरी PPT नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के फ्री मटेरियल में अपलोड करूंगी आफ्टर दिस लाइव। ओके, लेकिन एक बारी तो देख ही लेना चाहिए ना आपको ध्यान से, क्योंकि बाद में मैंने क्वेश्चन आंसर थ्रो करने हैं इसी चीज के ऊपर। और इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे आ जाओ जल्दी। नेक्स्ट इज एयरबॉर्न प्रिकॉशंस निमोनिक। इसके लिए हम याद रखते हैं MTV। हमारे टाइम में MTV बहुत चलता था, आजकल भी MTV हसल चल रहा है, तो हम लोग MTV को याद रख सकते हैं ना। MTV एयरबॉर्न के लिए यूज होता है। बहुत कम ऐसी डिसीजेज हैं जिसमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मीजल्स, T से TB और V से वेरिसेला वायरस जो कि हर्पिस भी कॉज करता है और चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। तो अगेन M फॉर मीजल्स, T फॉर TB एंड V फॉर वेरिसेला जोस्टर विच विल कॉज चिकन पॉक्स एंड हर्पिस जोस्टर। ओके, तो इन सारी केसेस में हम लोग क्या लेंगे? एयरबॉर्न, MTV, ड्रॉपलेट, स्पाइडरमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के केस में जो निमोनिक हम लोग यूज करते हैं दैट इज मिसेस वी, MRSWEE। तो M का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मरसा वगैरह है ना, उस केस में हम लोग जो है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेंगे। सेकेंड है हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आता है पेपर में। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एनक्लेक्स में बहुत ज्यादा आता है और इसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होती हैं, ये पेपर में ध्यान रखना। जानबूझ के एग्जामिनर आपसे पूछते हैं RSV के बारे में, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग क्या टिक करके आओगे? ड्रॉपलेट, लेकिन एक्चुअली उसमें कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। ओके, तो ये ध्यान से करना है। उसके बाद हमारे पास है स्किन इन्फेक्शंस। स्किन इन्फेक्शंस के लिए एक और निमोनिक है वी चिप्स, ये लिख लो। स्किन इन्फेक्शंस के लिए एक और निमोनिक है आगे, दैट इज वी चिप्स। तो वी चिप्स में पता चलेगा कि कौन कौन सी पर्टिकुलरली स्किन इन्फेक्शंस हैं जिसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेते हैं। उसके बाद W से हमारे पास वुंड इन्फेक्शंस आती हैं, E से एंटेरिक इन्फेक्शंस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिशियल, देन E से आई इन्फेक्शंस, अगेन कंजक्टिवाइटिस। ओके, तो ये सारी डिसीज कंडीशंस हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं मिसेस वी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन RSV, S से स्किन इन्फेक्शंस, W से वुंड इन्फेक्शन, E से एंटेरिक बोले तो GI सिस्टम की, एंड E से आई इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस, बहुत ही कॉन्टेजियस होता है विच इज ऑल्सो नॉन एज पिंक आई। ओके, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में क्या यूज करेंगे? गाउन्स एंड ग्लव्स, है ना। चलिए आगे, स्किन इन्फेक्शंस में जो न्यूमोनिक मैंने आपको बोला था दैट वाज वी चिप्स। तो वी चिप्स को आप कैसे याद रखोगे? वेरिसेला जोस्टर, क्यूटेनियस डिप्थेरिया,
herpes simplex, impetigo, पेडिकुलोसिस एंड स्केबिस। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए वी चिप्स को। हमारे पास है वेरिसेला जोस्टर, क्यूटेनियस डिप्थेरिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स, इम्पेटाइगो, पेडिकुलोसिस एंड स्केबिस। इन सब में हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ग्लव्स एंड गाउन। ओके, ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए, इन्फेक्शन कंट्रोल इन प्रैक्टिस। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहां पे कौन से ऐसे इफेक्टिव मेथड्स हैं जिनसे इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है? तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज हैंड हाइजीन। इज साउंड ओके? ओके, ओके, आई विल कंटिन्यू। तो बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस में हमारे पास हैंड हाइजीन आता है जो कि सबसे इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो मैं आपको ये चीज बोल रही थी कि एनक्लेक्स आरएन में या किसी भी टेस्ट में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज के सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है क्लिनिकल्स में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो आप हैंड वॉशिंग को छोड़ के कुछ भी और टिक नहीं करके आओगे। हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेथड। ओके, तो हैंड हाइजीन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। यूज ऑफ पीपीई, ऑलवेज असेस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर बिफोर यूजिंग पीपीई। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसे नहीं कि मैं सारा डाल के और फिर पेशेंट के पास जाऊंगी। मुझे ये है कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट से स्प्रेड हो रहा है ना, मैं पूरा पीपीई किट नहीं पहन के जाऊंगी। आई हैव टू सी कि पेशेंट जो है वो कॉन्टैक्ट से मुझे दे सकता है इन्फेक्शन, या मुझे एयरबॉर्न रूट से दे सकता है इन्फेक्शन, या ड्रॉपलेट से दे सकता है इन्फेक्शन। तो पहले मेरे को एनालिसिस करना होगा स्पाइडरमैन लगा के या मिसेस वी लगा के या एमटीवी लगा के कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और मुझे कौन सा प्रिकॉशन लेना है, और फिर मैं देखूंगी कि मुझे कौन सा पीपीई यूज करना है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। तो बेसिकली काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर क्लीनिंग सर्विसेज, इक्विपमेंट्स एंड पेशेंट केयर एरियाज। तो मुझे ये बताइए कि हम लोग एंडोस्कोप्स को स्टेराइल करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? बोलिए, एंडोस्कोप्स को स्टेराइल करने के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, सॉरी कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं एंडोस्कोप्स को स्टेराइल करने के लिए? बताइए। साइडेक्स। साइडेक्स का केमिकल नेम क्या है? साइडेक्स का केमिकल नेम क्या है? एग्जाम में साइडेक्स नहीं लिखेंगे। Codex. Gas. No, that's a solution. That's glutaraldehyde. Glutaraldehyde. Okay? So this is what you call it as. Sidex में कम से कम 12 घंटे की डिपिंग होती है अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट का एंडोस्कोपी आप लोगों ने किया है तो। Hydrogen peroxide? No, that's not hydrogen peroxide, that's a different thing. It's glutaraldehyde. ओके, सो बेसिकली ये होता है कि आपने साइडेक्स सॉल्यूशन में कम से कम 12 आवर्स की डिपिंग रखनी होती है एंडोस्कोप्स की, उनको स्टेराइल करने के लिए। अब लेट अस सपोज ना आपने HIV पेशेंट का एंडोस्कोपी किया, उसके बाद आप किसी और पेशेंट का एंडोस्कोपी नहीं करते हो, इसीलिए HIV पेशेंट्स हो गए, म्यूकर वाले पेशेंट हो गए, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव, HCV पॉजिटिव, इन सारे पेशेंट्स को हम लास्ट में एंडोस्कोपी के लिए रखते हैं, राइट? तो क्योंकि लास्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका प्रोसीजर करने के बाद और किसी का नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस एंडोस्कोप जो है वो 12 आवर्स के लिए डिपिंग में जाता है। अब साइडेक्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अच्छे से पेनिट्रेट करता है इनटू ईच कॉर्नर ऑफ द एंडोस्कोप और उसको स्टेराइल करने में हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट डे अगर आप किसी और पेशेंट का एंडोस्कोपी कर रहे हो तो दैट वुड बी डन काइंड ऑफ विद अ स्टेराइल एंडोस्कोप। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, व्हाट इज इट? आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ठीक है? अब इससे क्या होता है कि हम छोटी छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो रेजिस्टेंट बन जाती है ऑर्गेनिजम्स में। इन एडिशन टू दिस, अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, उसको एंटीबायोटिक दिए गए जो कि उसने 3 दिन तक लेने ही थे, लेकिन उस इंसान ने 1 दिन के लिए एंटीबायोटिक लिया, बाद में लिया नहीं,
तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी रेजिस्टेंट हो जाती, डेवलप हो जाती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप होती है, मतलब द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस। अब नर्सिंग रोल क्या होता है, हम लोग पेशेंट को एडुकेट करेंगे कि जो भी आपको रेजीम मिला है, पूरा कोर्स मिला है एंटीबायोटिक का, उसको कंप्लीट करें, उसको इन बिटवीन ना छोड़ें। अगर आप उसको इन बिटवीन छोड़ते हैं तो आप रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम वही सेम एंटीबायोटिक विल नॉट बी इफेक्टिव ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। और ऐसा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म अगर आप किसी और को स्प्रेड करते हो तो सेम ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी इफेक्टिव इन दैट केस, है ना। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। मॉनिटर फॉर एडवर्स रिएक्शंस एंड इफेक्टिवनेस, के हम लोगों ने ये देखना है कि एंटीबायोटिक्स कितने इफेक्टिव हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट में, और कोई इनमें जो क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आ रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप। आप लोगों को पता होगा मरसा हो गया, है ना, ये सारी जो डिसीजेस होती हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ही डिसीजेस होती हैं, ठीक है। और वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स लोग लेते हैं वो पूरी तरह से नहीं लेते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जी, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, HAIs, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो कोई मुझे ये बताएगा कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होती हैं? यहाँ पे लोगों को पता होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होती हैं, तो क्या आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होती हैं? टेल मी इफ दे आर टाइपिंग। Hospital acquired. हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ओके। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होती हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होती हैं? पता होगा लोगों को। आई थिंक हमारा 3-4 सेकंड बाद में जाता है ना क्वेश्चन। यार जी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लिखिए क्या होती हैं? Weakened immunity. यस, बिकॉज ऑफ द वीक इम्यूनिटी हमारे खुद का फ्लोरा हमारे ऊपर अटैक करता है। दिस हैपन्स इन HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, दिस हैपन्स इन द पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, हु आर ऑन प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड ऑन दोज पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। तो उस केस में क्या होता है कि उनका नॉर्मल फ्लोरा ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक और बताओ, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस क्या होती हैं? व्हाट आर आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस? नोजोकोमियल होगी, अपॉर्चुनिस्टिक होगी, आइट्रोजेनिक क्या होंगी? So are people participating? Yeah, there's a 15-second delay. टाइप करने में भी टाइम लगता है ना। Due to treatment. Because of treatment? Yeah, the infections which are given because the nurses or the doctors were not able to maintain proper sterile conditions during a particular procedure or surgery. That is called as iatrogenic infections. तो अभी 3 तरह की पता चल गई, नोजोकोमियल और opportunistic and iatrogenic infections, right? तो अभी ये होती हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल एंड आइट्रोजेनिक। अब इसमें हमारे पास कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस आती हैं यूटीआई। यूटीआई क्यों हो जाती है? जब आप कैथेटराइजेशन करने लगते हो, यू डोंट फॉलो पर्टिकुलर स्टेराइल टेक्निक एंड हेंस यू गिव यूटीआई टू योर क्लाइंट। देन सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस होगी। अच्छा, सर्जिकल वुंड को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखते हैं ना, उसके लिए एक निमोनिक होता है, वो कौन सा होता है? सर्जिकल साइट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखने के लिए एक निमोनिक हम लोग यूज करते हैं ओवर देने के लिए कंसल्टेंट्स को। तो क्या उसका शॉर्ट फॉर्म क्या, मतलब निमोनिक क्या होता है उसका, बताइए। Rita. रीडा, यस, इट्स रीडा। रेडनेस, एरिथमा, एकाइमोसिस, डेहिसेंस ऑफ वुंड एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वुंड एजेस। अगर इनमें से कोई भी चीज प्रेजेंट है, यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, ओके। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस भी काफी कॉमनली हॉस्पिटल में होती हैं। या तो वो इसलिए होती है कि ड्यूरिंग द सर्जरी प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं करी, या वो इसलिए भी हो सकती है कि जब आप वुंड केयर कर रहे थे पेशेंट की, उस टाइम पे आपने अच्छे से वुंड केयर नहीं किया। निमोनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है, वैप हम सब लोगों को पता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। देन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, दीज हैपेंस बिकॉज ऑफ
IV cannula insertion and wrong technique used while withdrawing the blood sample when proper sterile technique was not used. देन इन चीज़ों को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को हमें प्रॉपरली फॉलो करना होगा। बड़ी हैरानी की बात मैं बताती हूँ, जब मैं एनक्लेक्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ तो एक चैप्टर आता है IV थेरेपी करके, अब उसमें IV कैनुला इंसर्शन के बारे में बताया होता है, राइट। मैं इंडियन नर्सेज को जब पूछती हूँ कि IV कैनुला इंसर्शन क्लीन प्रोसीजर है या स्टेराइल प्रोसीजर है, तो आपको मालूम है मैक्सिमम नर्सेज बोलती हैं क्लीन प्रोसीजर है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादातर कभी ग्लव्स भी यूज़ नहीं करते हैं कैनुला इंसर्शन के टाइम पे। अगर करेंगे तो उसको क्लीन टेक्निक यानी कि मेडिकल एसेप्सिस समझ के उसको परफॉर्म करेंगे, जबकि IV cannula insertion is a surgically sterile procedure because something is going inside your blood. If anything is going beyond your skin, not into the mucous membrane, it is going inside your blood. That needs to be sterile, okay? और ये बहुत सारी इंडियन नर्सेज को पता ही नहीं होता, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। और इस कंट्री में IV cannula insertion is a very big deal. LPNs नहीं कर सकती हैं, RN के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में होता है, तो इसलिए हमें we have to adhere to the infection control protocols, prevent catheter associated infection COTI, then surgical infection SSIs etc. by following the proper sterile techniques. अब इसके साथ ही एक चीज़ ऐड करके बताती हूँ, what is the difference between medical asepsis and surgical asepsis? जो मेडिकल एसेप्सिस होता है उसमें हम लोग क्लीन टेक्निक यूज़ करते हैं। क्लीन टेक्निक का फ़र्क क्या होता है? सर्जिकल एसेप्सिस में हम लोग स्टेराइल टेक्निक यूज़ करते हैं। अब क्लीन टेक्निक का ये प्रिंसिपल होता है कि हमें मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, लेकिन मतलब इसमें सिर्फ पैथोजेंस किल करते हैं, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम कुछ नहीं करते हैं। ना ही स्पोर्स किल होते हैं, ना ही नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन पैथोजेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेडिकल एसेप्सिस। लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस जो होती है दैट इंक्लूड्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक सब किल हो जाते हैं इनटू द सर्जिकल एसेप्सिस इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, सो देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। और मेडिकल एसेप्सिस में देयर इज नॉट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉन पैथोजेनिक्स एंड स्पोर्स आर स्टिल प्रेजेंट, ओके। तो मेडिकल एसेप्सिस जो है वो कम सीरियस टेक्निक लगा लो एज कम्पेयर टू सर्जिकल एसेप्सिस। इन दोनों की हैंड वॉशिंग में भी फर्क होता है, तो सर्जिकल में आप ऐसे हैंड वॉश करते हो जबकि मेडिकल में आप ऐसे हैंड वॉश करते हो, राइट। तो काफ़ी डिफरेंस होता है। मेडिकल एसेप्सिस में क्लीन टेक्निक यूज़ करनी है तो क्लीन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस में आप यूज़ करते हो स्टेराइल प्रॉपरली स्टेराइल इक्विपमेंट्स जो कि ऑटोक्लेव होके आती हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे। When to perform hand hygiene? हैंड हाइजीन कब कब यूज़ करनी है हमने? बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, हर बार बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, चाहे आपने उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन या सिक्रीशन को टच किया नहीं किया, फिर भी आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ मूव करते हो ना, तो आपको हैंड वॉश करना ही पड़ेगा। देन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियली कंटेमिनेटेड आइटम्स, वेरी ऑब्वियस, एंड आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग, यस डेफिनेटली। और एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स एज वेल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने ग्लव्स पहने थे और उसके बाद हमने ग्लव्स उतार दिए तो इट इज़ ओके, क्योंकि हमने तो ग्लव्स पहने थे, हमारे हाथों में तो कुछ लगा ही नहीं। नो, दिस इज रॉन्ग। इफ़ यू आर रिमूविंग द ग्लव्स और ग्लव्स के साथ ही आपका कोई सिक्रीशंस के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था नहीं हुआ था, डजेंट मैटर। आपको ग्लव्स रिमूव करने के बाद इफ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लाइंट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, ओके। क्योंकि ग्लव्स में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे भी कुछ अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथों पे जा सकते हैं। सो आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, माइंड दैट। हाँ जी, नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन वर्सेस स्टेरिलाइजेशन। जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी, डिसइंफेक्शन जो होती है वो मेडिकल एसेप्सिस में होती है और स्टेरिलाइजेशन जो होती है वो सर्जिकल एसेप्सिस में होती है। तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है क्लीनिंग दैट एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द पैथोजन बट नॉट ऑल। क्लीनिंग सर्विसेज विद अ ब्लीच सॉल्यूशन विल किल ऑल, मे बी ऑल द पैथोजेंस, बट दे आर नॉट किलिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, नॉट ऑल आर डिक्रीज्ड। अच्छा, एक ना डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन ये भी होती है कि हम लोग जो है डिसइंफेक्शन में पैथोजेंस का अमाउंट इस कदर डिक्रीज कर देते हैं कि डिसीज होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोग जो पॉपुलेशन ऑफ पैथोजेंस होते हैं या तो वो डिक्रीज करते हैं या पैथोजन को खत्म कर दिया, बट नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं दे विल रिमेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्शन। फिर हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन, द प्रोसेस दैट एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स। ऑटोक्लेविंग करके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें क्या होता है अंडर प्रेशर स्टीम डाली जाती है ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी disease causing, non disease causing, then you have the spores and all, every form of life is finished in autoclaving. Okay, so that is sterilization. सर्जिकल एसेप्सिस में यूज करेंगे, मेडिकल एसेप्सिस में यूज करेंगे डिसइंफेक्शन। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉमन इन्फेक्शन कंट्रोल मिस्टेक्स टू अवॉइड। बहुत सारी नर्सेज हैं जो कि क्लिनिकल्स में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर सकती हैं, ऑफ कोर्स अनइंटेंशनली, विच कुड कॉस्ट पेशेंट्स लाइफ एंड इवन योर लाइफ, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शंस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, स्पेशली फॉर दोज क्लाइंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमने बहुत ध्यान से अपने क्लिनिकल्स में चलना है। तो सबसे पहले है फेलियर टू परफॉर्म हैंड हाइजीन। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ग्लव्स उतार दिए, वी डोंट नीड टू परफॉर्म हैंड हाइजीन, बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हैंड हाइजीन हमेशा ही परफॉर्म करनी है। दूसरी चीज है इम्प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई। आपको पता ही नहीं पीपीई किट कैसे यूज करनी है, किस टाइप की प्रिकॉशन में कौन सी पीपीई जो है वो यूज होती है, तो उस केस में भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इनएडिक्वेट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। आपको एक चीज मालूम है, स्टेराइल फील्ड की तरफ कभी आप बैक नहीं कर सकते। अगर आप स्टेराइल फील्ड की तरफ बैक करते हैं तो द स्टेरिलिटी ऑफ दैट फील्ड इज क्वेश्चनेबल। ओके, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे स्नीज कर देना स्टेराइल फील्ड के ऊपर, स्टेराइल फील्ड को स्टेराइल ग्लव्स पहने बिना ही टच कर लेना। ठीक है, जब आप ओपन कर रहे हैं ट्रे, वो ओपन आप नॉर्मल हैंड से ही करते हैं आप विदाउट ग्लव्स अगर, तो उससे क्या होगा कि वो अंदर जो आपकी ट्रे है वो टच हो सकती है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। देन नॉट एडीरिंग टू आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स। आप आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप एयरबोर्न प्रिकॉशंस के केस में N95 नहीं पहन के जा रहे, क्योंकि आपको आपके क्लिनिकल्स में वो मे बी दैट वाज नॉट प्रेजेंट, आपको वो अरेंज करना था, आपने सोचा कि क्यों अरेंज करना है, आई विल जस्ट वियर सर्जिकल मास्क और आप चले गए। ठीक है, तो आप आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स को सीरियसली जब नहीं लेते हैं तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या निकलता है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का कंक्लूजन ये निकलता है, इन्फेक्शन कंट्रोल इज अ क्रूशियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, नंबर 2, adhere to standard precautions and transmission based precautions, educate patients and colleagues to promote safe practices. These all points are very very important. So are you ready for the quiz now? तो चलिए क्विज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की मेथड टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले वियरिंग ग्लव्स ओनली व्हेन नेसेसरी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, नॉट क्लीनिंग सर्विसेज एंड यूजिंग एंटीबायोटिक्स एक्सेसिवली। इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना स्लाइड को, ठीक है, जस्ट लेट इट स्टे। जी, की मेथड, ये की वर्ड है, की मेथड। इन सब में से कौन सा सबसे बढ़िया वाला मेथड है टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस? लेट मी टेल व्हाट पीपल आर टाइपिंग। बी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। लेट देम आंसर। हाँ जी, इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे आ जाओ सब लोग, लेकिन अगर नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो फिर इधर आंसर करो इस क्वेश्चन का। एवरीवन इज सेइंग बी। लेट्स सी द आंसर एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपको 2 बार ये बोला है आज की प्रेजेंटेशन में कि अगर हैंड वॉशिंग कहीं भी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो और कुछ भी आप टिक करके नहीं आओगे, एंड यू हैव फॉलोड दैट इंस्ट्रक्शन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, Which of the following infections requires airborne precautions? अब आप सब लोगों को न्यूमोनिक याद होना चाहिए ना, जो मैंने बताया था वो हसल वाला। अब इनमें से कौन सी इन्फेक्शन है जिसमें एयरबोर्न प्रिकॉशंस चाहिए? इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, सी डिफिशियल, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिशियल होता है, देन मर्सा। बोलिए कौन सा? इन्फ्लुएंजा, टीबी, सी डिफिशियल,
MRSA B बोल रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग B. जी जी जी, हाँ जी टाइप करने दीजिए, कोई बात नहीं. एवरीवन इज सेइंग B. ऑब्वियसली MTB था तो पता ही था ट्यूबरक्लोसिस. देखिए आंसर, यस दिस इज ट्यूबरक्लोसिस. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of personal protective equipment should be used for droplet precautions? ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए क्या यूज करेंगे? N95 रेस्पिरेटर, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स और गॉगल्स. ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स जनरेट हो रहे हैं, राइट? तो क्या यूज करोगे? N95, यस और नो? सर्जिकल मास्क, यस और नो? ग्लव्स या गॉगल्स? Everyone is confused. D and A. You're saying D and A. D and A? A. No, everyone's saying A. ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट. ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस. Everyone's saying A now. A? Everyone's saying A. These are not airborne. These are droplets. Still A. Still A. Oh my God. सीखा नहीं कुछ भी. One person said B. 1% ZB. मतलब क्यों इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? ए कहीं ऑप्शन तो नहीं गलत दिख रहा है. A is N95 droplet. No, two people said B. B is surgical mask. B. ध्यान से नहीं सुनते हैं ना प्रेजेंटेशन को. चलो सही है, अब इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं. करिए नेक्स्ट. इट्स सर्जिकल मास्क. आई हैव टोल्ड यू, जो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा होता है, इट कैन नॉट क्रॉस द सर्जिकल मास्क. जो एयरबॉर्न स्प्रेड होता है उसमें पार्टिकल साइज छोटा होता है, तो N95 एयरबॉर्न में पहनना होता है. ड्रॉपलेट में हम लोगों को सर्जिकल मास्क ही पहनना होता है. करेक्ट योरसेल्फ, ओके? सर्जिकल मास्क फॉर ड्रॉपलेट, N95 फॉर एयरबॉर्न. I should be very very clear on this. Someone said their rationale is droplet can travel near into at least so it's deep. No 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 no. चलिए आगे. A patient with MRSA in a wound would require which type of precautions? Okay, MRSA in a wound और किस टाइप की प्रिकॉशंस चाहिए होंगी? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, नो एडिशनल प्रिकॉशंस नीडेड. क्या सही होगा इसमें? कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, वुंड में MRSA. बहुत इजी क्वेश्चंस है. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ए कॉन्टैक्ट. Everyone is saying A. ए दैट इज करेक्ट एक्चुअली. करना आगे आंसर जी. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? व्हेन शुड द हैंड हाइजीन बी परफॉर्म्ड इन द हेल्थ केयर सेटिंग? बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स, C after removing the gloves and D all of the above. तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? Before and after patient contact, after contact with the bodily fluids, after removing the gloves or all of the above. बताइए. D. D. People are saying D. Everyone is saying Everyone is saying D. Let's see the answer. That's the correct answer. Very good. Okay, next. Now we have the scenario. अब आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आंसर करना है. We will give you time for that. A patient with chicken pox is admitted to your unit. What PPE is essential when entering their room and what kind of room should they be in? Chicken pox वाला patient है. Chicken pox, okay? Admitted to your unit. PPE में कौन से चीजें हैं जो आप पहन के उसके रूम में एंटर करोगे? And what kind of room they should be in? Write your answer. We will wait for your answer. जी. पहले तो PPE लिखो, कौन सी पहनोगे? दूसरा रूम कैसा होगा? negative pressure room, wear gloves and surgical mask. Okay. Gloves. Someone just said gloves. Only gloves. इनको MTV याद नहीं है. Negative pressure room, gloves and mask. मास्क कौन सा? मास्क कौन सा? अकेला मास्क लिख के थोड़ी आंसर सही होगा. मास्क कौन सा पहनना है? Gloves and mask. That's it. No no no, that will be marked as wrong. Gloves and mask. No no no. What kind of mask? One person said N95.
Yes, he is absolutely correct. That's why there are few people who crack NCLEX RN. What kind of mask you need to wear with chicken pox? Everyone's saying surgical mask, one person said N95. Why they are so confused between surgical and N95? Please write, why are you confused between N95 and surgical? My students, please tell me. जितने भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, why don't you understand एयरबोन में N95 पहनते हैं और ड्रॉपलेट में सर्जिकल पहनते हैं? I have told you 100 times. They're very confused. Why they are confused? They're saying surgical mask and the one person N95. N95 is for airborne and surgical is for droplet, and chickenpox is caused by varicella. MTV, V stands for varicella, and that's being caused by chickenpox. Chickenpox spreads by airborne route, so we have to wear N95 because in the case of airborne precautions, you wear N95. You don't wear surgical mask. Okay, so please be very very clear on this. Yes, can we see? Use airborne precautions using N95 respirator and place the patient in the negative pressure room. Yes, तो जब आप इसके रूम में एंटर करेंगे N95 पहनेंगे और नेगेटिव प्रेशर में रखेंगे. हाँ, अगर आपके पेशेंट के रैशेस हुए हैं और वो ऊजिंग है, पस्ट्यूल्स है, उनमें से पस निकल रही है, आपको पेशेंट की स्किन केयर करनी है, फिर ग्लव्स होगा. लेकिन एनक्लेक्स में सिनेरियो सोचने नहीं है. चिकन पॉक्स की 3 स्टेजेस होती हैं और फर्स्ट स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होते हैं, तब भी आपने N95 ही पहनना है. सो यू हैव टू वियर N95 बेटा, बिकॉज यू हैव टू टेक एयरबॉर्न प्रिकॉशंस. व्हाई आर यू राइटिंग सर्जिकल मास्क और ओनली मास्क? ओके, तो बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 2. ड्यूरिंग अ प्रोसीजर यू एक्सीडेंटली गेट अ स्मॉल कट ऑन योर हैंड. आपने अपने हैंड को कट कर लिया थोड़ा सा. व्हाट इमीडिएट स्टेप्स शुड यू टेक टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन? आप कोई प्रोसीजर कर रहे थे, आपके हाथ में कट लग गया, आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन? हाँ जी बोलिए. आपको इन्फेक्शन ना हो जाए उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? लिखिए, टाइप करिए. व्हाट यू गोना डू इन दिस केस? Do not panic. डू नॉट पैनिक. ओके ठीक है, वो मान लिया भाई. आगे बताओ इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करना है? Wash hand under water for 15 minutes. For 15 minutes? Hand washing. Yeah, wash your hands. Wash hands vigorously. ओके, उसके बाद क्या करना है? इसका मतलब हमारी नर्सेस को ये भी नहीं पता कि जब नीडल स्टिक इंजरी होती है या जब कट लगता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. दैट्स स्केरी, दैट्स ऑफ कंसर्न सीरियसली. And thank God I'm teaching you these things today. Yeah. So they said only wash your hand. That's it. Everyone is saying wash hand with soap. That's it. Nothing else. Prophylaxis. Post prophylaxis only if your patient is Inform HIV positive, hepatitis B positive. Inform ICN. Okay. Thank God somebody has written this. Identify if patient's viral is negative. Okay. Blood work. For negative for HIV, hepatitis B, HCV. Okay, let's see. Let's break the ice. Okay, perform hand hygiene. वो तो आप करेंगे, जैसे आपने बोला कि विद सोप हम लोग हैंड को वॉश करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. अप्लाई एंटीसेप्टिक टू द कट. अब लेट अस सपोज ये जो पेशेंट है ये किसी भी चीज में पॉजिटिव नहीं है, HIV, हेपेटाइटिस B, HCV कुछ पॉजिटिव नहीं है. अप्लाई एंटीसेप्टिक टू द कट, cover with a bandage and report the incident according to the facility protocols. इसमें इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी जाती है. पता है आपको जो इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो नीडल प्रिक इंजरी, और ये तो चलो इन्होंने कट लिखा था. आई विल टॉक अबाउट नीडल प्रिक इंजरी. कभी भी नीडल को रिकैप नहीं करते हैं क्लिनिकल्स में, और नीडल्स को जो कंटेनर बोला गया है पंक्चर रेजिस्टेंट उसी में डिस्कार्ड करते हैं इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन. और अगर आपको नीडल प्रिक इंजरी हो गई है तो दिस इज बीइंग रिटन इन द इंसिडेंट रिपोर्ट. ठीक है. और आपको ऑब्वियसली चेक करना है कि पेशेंट जो है उसका प्रोफाइल क्या है, कोई भी चीज़ उसमें पॉजिटिव तो नहीं है. इफ इट इज़ देयर, येस यू हैव टू इन्फॉर्म टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पे हम ये चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं. दे विल गिव यू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट
and you have to write an incident report about it and you have to submit. Okay, so this is a protocol that you should follow. In the case of cuts, antiseptic जरूर लगाना है अपनी चोट के ऊपर and cover it with the bandage and then inform. Okay जी, आगे चलिए जी, थैंक यू सो मच. तो हमारी नर्सेज जो हैं वो एम्पावर हो चुकी हैं आज इन्फेक्शन कंट्रोल को देख के, और इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. और अगर ये ट्रॉफी आपने जीतनी है, NCLEX RN क्रैक करना है, तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए. अरे ये तो ड्रेस भी सेम है आज वाली, है ना, तो सेम टू सेम. सो आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद माय ट्रॉफी एंड आप सब लोगों को NCLEX RN क्रैक करना है तो ज्वाइन NNC. दीज आर आवर पैकेज डिटेल्स और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6477465444. और इन्फेक्शन कंट्रोल के रिलेटेड एक सेकंड पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं जिसमें और डिटेल में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट ऐसे था कि आज आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए इन्फेक्शन कंट्रोल की. कैसा लगा आज का लेक्चर? आपको कुछ लर्निंग मिली आपको? येस और नो टाइप कीजिए नीचे. डिड यू लर्न समथिंग? सो इट वॉज सैटरडे. इंडिया वाले तो 8:30-9 बजे ज्वाइन कर रहे होंगे, तो आप सब लोगों को कुछ लर्निंग, कुछ इनसाइट्स मिली इस लेक्चर से. एटलीस्ट आपको N95 और सर्जिकल मास्क कब यूज करना है ये तो पता चल गया. स्पाइडरमैन न्यूमोनिक पता चला, MTB, मिसेस वी चिप्स के बारे में पता चला, है ना. ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस कहाँ लेते हैं, कॉन्टैक्ट कहाँ लेते हैं, एयरबॉर्न कहाँ लेते हैं, कैसे ये प्रिकॉशंस लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्जिकल एंड मेडिकल एसेप्सिस, है ना. हैंड हाइजीनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक और चीज होती है जो आप घर जाके मतलब इस लाइव के बाद देख सकते हो, दैट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन. कहीं पे भी चेन ऑफ इन्फेक्शन का कोई भी एंड हम ब्रेक कर देना तो पूरी की पूरी चेन ब्रेक हो जाती है. एंड हैंड हाइजीनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ब्रेक डाउन द चेन ऑफ इन्फेक्शन. फिलहाल आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए. और हमें कांटेक्ट कर लेना to join our NCLEX RN and REXPN preparation classes. And this is me, Navkiran. Thank you so much. I will come again for another useful live for all of you and I will see you soon. Thank you so much. Take care. God bless you.